नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मनु के ऊपर बात कर ली थी और कौटिल्य के ऊपर बात कर रहे थे। आप ये नाम देख रहे हैं ना, ये शिखाधारी जो पंडित जी है, ठीक है ना, ये कौन है? ये कौटिल्य है। तो इन कौटिल्य के ऊपर बात कर रहे थे, जिनको हम आचार्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिनका मूल नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी भारत के अंदर और एक अखंड भारत का निर्माण किया था, उस चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना करने में और मगध को जीतने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिन्होंने अपना अथक प्रयास किया था, उनका जो चंद्रगुप्त का जो मार्गदर्शन करने वाले थे वो यही कौटिल्य थे। कौटिल्य का जीवन परिचय और उनके बारे में, उनका परिचय हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि कौटिल्य ने बताया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी विचारधारा है, पश्चिमी विचारधारा के अंदर जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि राज्य जो है, राज्य 4 अंगों से मिलकर के बनता है। राज्य के कितने अंग हैं? 4 अंग है। कौन कौन सा? एक तो एक राज्य का निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक उसके अंदर राजा होनी चाहिए, एक उसके अंदर जनता का होना जरूरी है, और चौथा जो अंग है वो होता है संप्रभुता। वो कौन सा होता है? संप्रभुता। ये 4 अंग जो होते हैं राज्य के, ये होते हैं पश्चिमी दृष्टिकोण के अंदर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकरों के अनुसार। मगर हमारी जो भारतीय विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है? भारतीय विचारधारा। भारतीय विचारधारा के अंदर हम जो बात करते हैं वो ये कहती है कि राज्य जो है वो 7 अंगों से मिलकर के बनता है। कितने अंगों से मिलकर बनता है? 7 अंगों से मिलकर के बनता है। भारतीय विचारधारा का ज्ञान कराने वाले जो ग्रंथ हैं, जिनके अंदर पहला नाम आता है मनुस्मृति का, जो आचार्य मनु के द्वारा लिखी हुई है, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, और आचार्य शुक्र के द्वारा लिखा हुआ शुक्र नीतिसार। इसके अलावा महाभारत का ये शांति पर्व, श्रीमद् भगवद गीता, भीष्म पर्व, इस प्रकार के जो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि राज्य 7 अंगों से मिलकर के बनता है। और ये राज्य का निर्माण करने वाले जो 7 अंग हैं, इनको ये जो विद्वान हैं वो किनके नाम से जानते हैं? वो कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। तो हम राज्य की उत्पत्ति या राज्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि कौटिल्य ने कहा है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो संविदा सिद्धांत के द्वारा, सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ है। वेस्टर्न पश्चिमी विचारधारा के अंदर हॉब्स, लॉक, रूसो ने ये विचारधारा दी थी। आज से पहले की जो क्लास थी, उस क्लास के हमने सप्तांग सिद्धांत या राज्य का निर्माण करने वाले राज्य के जो प्रमुख 7 अंग हैं, उनके अंदर प्रथम अंग राजा के बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि राजा की दिनचर्या क्या होगी, राजा के ज्ञान गुण क्या होंगे, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राजा के क्या राजा निरंकुश होगा, राजा की सत्ता पर सीमाएं कैसे लगेगी, यानी कि राजा के बारे में हमने विस्तृत रूप से बात की थी। हम इनके जो 7 अंग हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा विचार, उनको विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि राजा के अलावा दूसरा जो अंग होता है वो होता है अमात्य। अमात्य मतलब उसका प्रधानमंत्री, और अमात्य मतलब मंत्री परिषद। तो आज हम उसका जो सबसे प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है राजा की, उसके बारे में विचार करेंगे। देखो क्या है कि कौटिल्य ने कहा है कि राजा को कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए, राजा को कार्य के अंदर हेल्प करने के लिए, राजा को मंत्रणा करने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का होना बहुत जरूरी है। कौटिल्य मानता है कि राजा अगर योग्य है या नहीं है, मगर उसका जो अमात्य होता है वो पढ़ा लिखा, ईमानदार, चरित्रवान, गुणवान और जो एक इंटेलिजेंट प्रकार का व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर राज्य का अमात्य है वो अगर अच्छा है, अमात्य राज्य के प्रति निष्ठावान है, तो उस राज्य को लंबे समय तक कोई नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि राजा की अनुपस्थिति के अंदर, क्योंकि राजा जो कार्य करता है वो अमात्य और मंत्री परिषद के अनुसार ही कार्य
करता है। तो अब देखो अमात्य एवं मंत्रिपरिषद के बारे में कौटिल्य का क्या विचार थे, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो अमात्य या मंत्रिपरिषद, ये अमात्य या मंत्रिपरिषद क्या है? तो अमात्य या मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, राज्य का जो ये सप्तांग सिद्धांत है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना, द्वितीय अंग। या राज्य का निर्माण करने वाले राज्य जो 7 अंगों से मिलकर के बनता है, उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कौन होता है? अमात्य होता है। अमात्य को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। और उनकी जो मंत्रिपरिषद है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राजा के लिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या होती है? अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि राजा अपने स्व विवेक से जो कार्य करेगा वो क्या होगा कि एक व्यक्ति के दिमाग से कार्य करेगा। मगर अमात्य जो होते हैं, उनके जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? जिस विषय से संबंधित वो अमात्य हैं। कौटिल्य ने बहुत सारे 18 विभागों की बात की थी। जैसे चिकित्सा विभाग से संबंधित जो मंत्री है वो चिकित्सा विभाग का जानकार होगा, शिक्षा विभाग से संबंधित जो मंत्री है वो शिक्षा विभाग का जानकार होगा, परिवहन विभाग से संबंधित जो मंत्री है वो परिवहन विभाग का जानकार होगा, और आयकर और टैक्स से संबंधित जो मंत्री है वो वित्त विभाग का, विदेश से संबंधित जो है वो विदेश विभाग का जानकार होगा। यानी कि मंत्री जो होते हैं वो उस एक पर्टिकुलर विषय के अंदर वो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र के जानकार होते हैं, उसको उस क्षेत्र के अंदर पूरी पकड़ होती है। और राजा अकेला पूरी के पूरा जो लंबा चौड़ा राज्य होता है, इतने जो डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के ऊपर अपना अधिकार नहीं रख सकता। अधिकार तो रखता है मगर उन सब के ऊपर नजर नहीं रख सकता। तो हर एक विभाग के ऊपर, हर एक क्षेत्र के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखने के लिए उनको मंत्री रूपी आंखों की आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो ये कि कौटिल्य क्या मानता है कि राजा जो होता है उसके लिए क्या है? मंत्रिपरिषद अत्यंत आवश्यक है। वो कौटिल्य कहता है कि मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रथ के पहिए के समान है। राज्य रूपी जो रथ है, राज्य रूपी रथ, यहां पे रथ कौन है? तो रथ है राज्य। ये जो राज्य रूपी रथ है, जो क्या है कि घोड़ों के रथ जो चलता है वो क्या होता है कि जिनके लिए घोड़े भी आवश्यक होते हैं, एक चलाने वाला भी आवश्यक होता है, ठीक है, और उसके पीछे जो है पहिए लगे हुए भी आवश्यक है। तो ये राज्य रूपी रथ जो दौड़ रहा है, जो चल रहा है, उनके अंदर जो ये मंत्री होते हैं वो उस रथ के क्या होते हैं? वो उस रथ के पहिए होते हैं। पहियों के बिना रथ नहीं चल सकता, पहियों के बिना रथ नहीं चल सकता। बाद में तो वो क्या कहते हैं ना, घोड़ा गाड़ी हो जाएगी। अगर पहिए नहीं होंगे और रथ नहीं होगा तो क्या होगा? घोड़ा गाड़ी हो जाएगी, और घोड़ा हो जाएगा जिसके ऊपर एक सवारी कार्य कर सकता है। अगर राज्य की भलाई के लिए, राज्य के सर्वमुखी विकास के लिए, राज्य के अंदर रहने वाले हर एक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और विभिन्न संस्कृतियों वाले, विविधता वाले जो लोग हैं, उन विविधता वाले लोगों के विकास के लिए क्या है? राज्य को एक रथ के समान होना आवश्यक है। रथ जो होता है उसी के अंदर हम बहुत सारा सामान और बहुत सारी जो है वस्तुएं ढोकर के लेकर के जा सकते हैं, एक अकेले पशु के ऊपर लेकर के नहीं जा सकते। तो राज्य रूपी रथ के जो पहिए बताए हैं वो किसको बताए हैं? मंत्रियों के लिए बताए हैं। कौटिल्य कहता है कि समस्त कार्यों का प्रारंभ सदविषयक मंत्रणा कर लेने के उपरांत ही होना चाहिए। वो ये बताता है कि राजा जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कार्य की शुरुआत कर रहा है, चाहे राजा शासक, यहाँ पे राजा से मतलब है शासक वर्ग, चाहे शासक कोई नई योजना बना रहा है या जनता के ऊपर कोई नया कर लाद रहा है, कोई भी प्रकार का राजा कार्य कर रहा है, तो वो राजा को कार्य पहले अपने जो अमात्य हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनके साथ में मंत्रणा कर लेनी चाहिए, उनके साथ में बातचीत कर लेनी चाहिए, उस मुद्दे के ऊपर उनके ऊपर बातचीत कर लेनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। और अगर मंत्री या अमात्य, वो राजा जो कार्य करने वाला है, उनके ऊपर जो राय दे रहे हैं वो राय अच्छी है, तो उन राय को मानते हुए उनके जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके अंदर मंत्रियों की राय के अनुसार अगर कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। राजा
को जो राजा जो भी कार्य कर रहा है वो उनके मंत्रियों की देख रेख में और मंत्रियों के कहे अनुसार करना चाहिए। राजा को अपने अनुसार सारे के सारे कार्य नहीं करने चाहिए। बात करते हैं, ये थी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता के ऊपर कुछ बातें थी। मंत्र गोपन, मंत्र गोपन क्या है? मंत्र गोपन का मतलब यह है कि देखो क्या होती है, आजकल होती है ना, आजकल डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के अंदर हम देखते हैं कि कैबिनेट होती है। कैबिनेट क्या होती है कि जो राजा होता है, राजा मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जो मुख्य मंत्री होते हैं, जिनको मिला करके कैबिनेट बैठक होती है। कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्री जो होता है, तो मंत्री बनते ही मंत्री को एक शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ कौन सी होती है? वो शपथ होती है पद और गोपनीयता की। कौन सी? पद और गोपनीयता की बात होती है। तो आजकल भी हम देखते हैं कि जो शासक होता है, चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सेना का शासक हो, सैन्य शासक हो, कोई भी विचारधारा वाली जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर शासक हो, वो शासक अपने मंत्रियों के साथ में जो मंत्रणा करता है, अपनी कैबिनेट के साथ में जो बैठक करता है, उस बैठक को बड़ा गुप्त रखा जाता है। बैठक को क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। उस बैठक की बातों को लीक नहीं होने दिया जाता है। और अगर उस बैठक की बातों को लीक हो जाती है तो फिर क्या होता है कि उससे संबंधित जो व्यक्ति उस बातों को भी लीक कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको दंड दिया जाता है। तो उस समय भी यही होता था। ये मौर्य काल की बातें हो रही है। उस काल के अंदर भी राजा और उनके मंत्री, उनके बीच की जो बातें होती थी, मंत्रणा जो होती थी, उसको गोपनीय रखा जाता था। उनको क्या रखा जाता था? गोपनीय रखा जाता था। मंत्र गोपन मतलब राजा व अमात्य व मंत्रियों की बैठ के जो भी कार्य, अभी हमने आगे की क्लास, अभी एक स्लाइड पहले देखा था कि राजा जो भी कार्य करता है वो क्या होगा? वो मंत्रियों की देख रेख में करेगा, मंत्रियों के कहे अनुसार करेगा। और मंत्रियों के साथ में, आमात्य के साथ में उनकी जो बातचीत हो रही है वो कैसी होगी? वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। वो कैसी रखी जाएगी? गुप्त रखी जाएगी। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि राजा की जो दिनचर्या है, राजा की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंदर रात्रि के अंदर 5वां और जो 6ठा पहर है, रात्रि का जो 5वां और 6ठा पहर है, 4 पहर बीतने के बाद में राजा क्या करता है? मंत्रियों के साथ में, अमात्य के साथ में और अपने खास व्यक्तियों के, गुप्तचरों के साथ में मंत्रणा करता है। क्योंकि उस समय सब लोग सो जाते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की जो है उनकी बातें लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो मंत्रियों एवं राजा की जो बातें हैं वो कैसी होनी चाहिए? उनको गुप्त रखना आवश्यक है। कैसे है? गुप्त रखनी चाहिए। और गुप्त रखने के लिए क्या करना जरूरी है? यानी कि मंत्रणा का जो स्थान है, मंत्रणा स्थान है, वो कैसा है? गुप्त होना चाहिए, एकांत होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। चारों ओर मंत्रणा स्थान के ऊपर के आसपास जो पहरा देने वाले व्यक्ति हैं वो विश्वसनीय व्यक्ति होने चाहिए। उसका आज के समय में हम देखते हैं कि हमने अभी बीच में देखा था कि पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री ऑफिस और प्रधानमंत्री के जो घर है वहां पे हिडन कैमरे लगे हुए थे। आजकल हम देखते हैं कि कई कंपनियां, फैक्ट्रियां, स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं वहां पे पहले से हिडन कैमरे लगे होते हैं, इस पे कैमरे लगे हुए होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बातें होती हैं वो लीक हो जाती है। अंदर के जो चित्र होते हैं, अंदर की जो क्रियाविधि होती है वो लीक हो जाती है। तो राजा उस समय तो हालांकि कैमरे नहीं हुआ करते थे, मगर उस समय भी यही होता था कि जो अमुक व्यक्ति होते थे वो पहले से वहां पे छुप के रहते थे, पक्षी छुप के रहते थे और किसी भी प्रकार उन बातों को जानने की कोशिश करते थे। कई मंत्री होते थे वो भी भ्रष्ट निकल जाते थे और उन बातों को पहले से लिख कर देते थे। तो राजा का ये कार्य कर्तव्य होता था कि वो जब अपने अमात्य एवं मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहा है तो वो बैठक का स्थान कैसा होना चाहिए? एकदम शांत स्थान होना चाहिए, गुप्त स्थान होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं चले। और रात के समय 4 पहर बीतने के बाद में उनको सुरक्षित तरीके से उनके साथ में मंत्रणा करनी चाहिए। उनकी जो बातें हैं, उनके द्वारा, मंत्रियों एवं राजा के द्वारा बैठक करके, मीटिंग करके जो उनके लिए गए निर्णय हैं वो जब तक राज्य के अंदर जनता के बीच में कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, जब तक राजा उनको जो है घोषणा उनका नहीं करता है, तब तक उन बातों को क्या है? गुप्त रखना जरूरी है। उन बातों को गुप्त रखना जरूरी है। मंत्री अधिकारियों को मद, नशा, असावधानी, सोते सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति आदि दुर्गुणों से बचाया जाना चाहिए। देखो क्या होता है, आजकल हम देखते हैं ना
जो व्यवस्था या जो बातें अर्थशास्त्र के अंदर आज से सैकड़ों साल पूर्व चाणक्य ने बताई थी, वो सारी की सारी बातें क्या है कि आज के समय के अंदर हम जीवंत देखते हैं। आजकल आपने नाम सुना होगा हनी ट्रैप। क्या है हनी ट्रैप? जिसके अंदर क्या होता है कि सुंदर महिलाओं के चक्कर में बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को फंसा दिया जाता है और उनसे जो गुप्त बातें होती हैं वो लीक करवा दी जाती हैं, वो बातें उनसे ले ली जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कैसे हैं, मद और नशे में रहने वाले हैं, जो अपने अपन कहते हैं कि वो तो बड़ा मदहोश हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, नशे के आदि जो होते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि व्यक्ति सच दो बार ही बोलता है, एक तो भगवान के सामने और एक नशा करने के बाद में। तो नशा करने के बाद में व्यक्ति का जो शरीर होता है, उसकी जो भावनाएं होती है, उसका जो दिलो दिमाग होता है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है और ऐसे समय में उनसे जो भी बातें पूछी जाती हैं वो बातें क्या होता है, वो बोल देता है। इसके अलावा असावधानी, बिना सावधानी नहीं बरतने वाले, कि कहीं पे भी कोई भी बात कर ली या आपस में बात कर रहे हैं, आजू बाजू कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इस प्रकार से असावधानी पूर्ण जो बातें हैं वो बताने वाला। इसके अलावा सोते सोते बड़बड़ाने वाला। ये जो बात है ना, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने चाणक्य ने बताई है। आजकल तो नहीं होती, बाकी पहले के समय में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, जिसके अंदर क्या होता था, कई लोग जो होते थे ना, वो सोते सोते बड़बड़ाते थे। सोते सोते बड़बड़ाना मतलब रात को बोलते थे, दिन के अंदर वो जो भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, वो बातें क्या होती थी, उनके अचेतन मन के अंदर, निद्रा अवस्था के अंदर, अर्ध निद्रा के अंदर वो वापिस बड़बड़ाने लगते थे। और वो कहीं भी मीटिंग के अंदर बैठ करके या किसी व्यक्ति के साथ में जो बातें कर रहे हैं, वो बातें वो वापस वहां पे भी बोलने लगते थे, अरे ऐसा नहीं होना है, ऐसा है, वो जाना है, वहां जाना है। और कई व्यक्ति ऐसे होते थे जो क्या होता था कि रात्रि के अंदर, नींद के अंदर उनको चलने की आदत होती है, सोते हैं, सोते सोते खड़े होकर के वो चलने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको निंद्रा के बाद में, सोने के बाद में जो है बोलने की, चलने की बीमारी है, ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपनी बातों को गुप्त नहीं रख सकते, वो उनको पता ही नहीं रहता है, वो ईमानदार होते हुए भी उन बातों को कर सकते हैं। इसके अलावा काम तृप्ति आदि, यानी काम तृप्ति मतलब यही जो सुंदर महिलाओं को देख करके उनके जिनके अंदर वासना जाग उठती है, सुंदर महिलाओं को देख करके मोहित होने वाले, या जिन व्यक्तियों के शारीरिक रूप से जिनकी काम तृप्ति है ना वो अधूरी रहती है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, अक्सर अन्य महिलाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, अन्य महिलाओं के झांसे में आ जाते हैं। और अन्य महिलाओं के झांसे में आने के बाद में क्या होता है कि वो महिलाएं जो है कई बार उनको नशा करवा करके या उनके साथ में कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा करके उनसे राज्य की जो सीक्रेट बातें होती है, राज्य की जो खुफिया बातें होती है, गुप्त बातें होती हैं, जो राजा से मिलकर, राजा के द्वारा उनको मीटिंगों से प्राप्त होती हैं, उन बातों को क्या है कि पूछ लेती हैं और जान लेती हैं। हनी टैपिंग के जो मामले होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, राजा और उसकी जो प्रजा और वो जो राज्य होता है उसके ऊपर संकट खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर, इसके अलावा भ्रष्ट होते हैं, रिश्वतखोरी की आदत होती है, जिनको बहुत ज्यादा लालच होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए और मंत्रियों को भी इन दुर्गुणों से बचाना चाहिए। अगर कोई मंत्री इस प्रकार का दुर्गुण कर रहा है, उसके अंदर इस प्रकार की आदत है, तो उस मंत्री को जल्दी से क्या होना चाहिए, लाइन पे लेने का कार्य करना चाहिए। बात आती है मंत्री परिषद का गठन। अभी हमने ये बात किया कि मंत्रियों को कैसा होना चाहिए, मंत्री परिषद का गठन कैसा होना चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को अपने मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों को, अधिकारियों को शामिल करने से पहले उनकी क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। कैसी, क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। और ये जो जांच है, ये जांच उन्होंने 3 प्रकार की बताई है। जांच कितने प्रकार की बताई है, 3 प्रकार की है ये बताइए। एक तो धन से संबंधित जांच होनी चाहिए कि उनको धन का, पैसे का प्रलोभन दे करके कि भाई ये कुछ कर तो नहीं रहा है, तो अगर उसको लगता है कि हाँ
अगर वो व्यक्ति धन को देख करके, पैसे को देख करके मोहित हो जाता है, लालचा उसके अंदर आ जाती है, तो उस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। एक उसके अंदर जो है स्त्रियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, कि भाई व्यक्ति का जो चरित्र है वो कैसा है। एक तो कहता है ना कि ये लंगोट का पक्का है, उत्तम चरित्र व्यक्ति है, 16 आना टक्का, 16 आना खराब व्यक्ति है। एक क्या होता है कि अन्य महिलाओं के चक्कर में पड़ने वाला है, महिलाओं के झांसे में आने वाला है, सुंदर महिलाओं को देख करके उनके ऊपर मोहित होने वाला है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उनको भी मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। और एक जो अन्य बात होती है वो होती है देश प्रेम, जिसको कहते हैं देश प्रेम, या उसकी जो परीक्षा ली जाती है वो ली जाती है राष्ट्रवाद की परीक्षा, कि अगर आवश्यकता पड़ गई, जैसे उसकी वो राष्ट्र को कितना महत्व दे रहा है, राष्ट्र को कितना महत्व दे रहा है। हमने देखा है कि कालांतर के अंदर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी नेता हुए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने घर का और स्वयं की जो जान की जो बाजी है ना, स्वयं के प्राण जो है ना वो त्याग दिए, इनकी परवाह नहीं की, बल्कि इनकी तुलना में उन्होंने क्या है, राष्ट्र को सर्वोपरि माना था। इनकी तुलना में क्या है, उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना था। तो इस प्रकार से व्यक्ति की, उससे पहले अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने कहा है परीक्षा लेनी चाहिए। उसका परिवार खतरे में है, एक तरफ उसके बेटा पत्नी है, एक तरफ क्या है, राष्ट्र है, एक तरफ उसके जान की बाजी लगी हुई है, एक तरफ राष्ट्र है, एक तरफ उसका धन और संपत्ति है, एक तरफ राष्ट्र है, एक तरफ उसका मान सम्मान और उसका पद है, एक तरफ राष्ट्र है। और ऐसे समय में अगर व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्र को ज्यादा तवज्जो देता है, राष्ट्र के प्रति उसका झुकाव अधिक रहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल करना चाहिए। और जो व्यक्ति धन, परिवार और खुद के प्राण या किसी स्वार्थवश राष्ट्र के साथ में गद्दारी कर लेता है, राष्ट्र प्रेम जिसके अंदर नहीं होता है, तो जिनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं होता है, जो देश को या राज्य को प्रथम स्थान नहीं दे जो राज्य को प्रथम स्थान नहीं दे, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। तो कौटिल्य ने यही बताया है कि राजा को मंत्रिपरिषद का गठन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और सावधानी पूर्वक करने से पहले क्या है कि जिस व्यक्ति का चयन हो रहा है उस व्यक्ति की 3 प्रकार की जांच होनी चाहिए। एक तो धन से संबंधित जांच होनी चाहिए कि व्यक्ति ईमानदार हो, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करने वाला, राज्य का धन हड़पने वाला नहीं हो। दूसरा, महिलाओं के मामले में, स्त्रियों के मामले में उसका उत्तम चरित्र हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको कर विभाग का, परिवहन विभाग का या किसी भी विभाग का वो प्रमुख बन जाता है, उसके बाद में वो क्या है कि राज्य की अन्य जो बहु बेटियां होती है, बहन बेटियां होती है, उनके साथ में वो गलत भी कर सकता है। और तीसरा, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो, देश उसके लिए सर्वोपरि हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनको मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। तो 3 प्रकार की जांच इन्होंने बताई थी। राजा कौटिल्य कहता है कि निष्कलंक, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं, निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, यानी जिस व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, निष्कलंक होने चाहिए, उसके ऊपर कोई कलंक लगा हुआ नहीं है। बौद्धिक चातुर्य, जिनके अंदर बौद्धिक चातुर्य हो, समय के अनुसार, समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो, और जिनका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, सलीका हो, साम दाम दंड भेद की नीतियां हो, व्यक्ति को देख करके वो उनके साथ में बातचीत करने में माहिर हो। इसके अलावा उचित निर्णय, समय और परिस्थिति के अनुसार उसको निर्णय ले सके। ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रकार की बात लेकर के चलने वाला हो, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समय की मांग होती है उस मांग के अनुसार उसको निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता, कर्तव्य की उच्च भावना, उसके अंदर कर्तव्य के प्रति उच्च भावना होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं, मेरा राष्ट्र पहले, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कार्य है वो पहले, इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। और तो और लोकप्रिय व्यक्ति, वे लोकप्रियता भी उसके अंदर होनी चाहिए, ये मंत्रिपरिषद के अंदर होनी चाहिए। ये जो सबसे बड़ी बात है, मंत्री, सामान्यतः मंत्रियों की संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। अब तक के जितने भी वेस्टर्न एवं इंडियन थिंकर हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, जितने भी पुस्तक हैं, उनके अंदर इन्होंने जो संख्या बताई है वो कैसी बताई है, सबसे कम, सबसे कम।
अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने मंत्रियों की संख्या सबसे कम बताई है। इनकी तुलना में हर एक विचारक ने मंत्रियों की जो संख्या है वो 10 से अधिक बताई है। कितनी बताई है? 10 से अधिक बताई है। अगली जो बात है, मंत्रिपरिषद द्वारा राजा पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद है वो उसका एक मेन कार्य होता है कि वो राजा पर क्या करे? नियंत्रण करे। राजा के ऊपर क्या करे? नियंत्रण करे। अगर राजा खुद कभी कभी अनैतिक कार्यों पे आ जाए, जनता का शोषण करने लगे, तो उनको राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? उनको राजा के भी विरुद्ध में होना चाहिए। और मंत्रिपरिषद का कार्य वो राजा पर नियंत्रण रखे। बात करते हैं कौटिल्य के राजकीय कार्यों में मंत्रियों की भूमिका। अब कौटिल्य के द्वारा जो राज्य बना हुआ है और उस राज्य के जो कार्य हो रहे, उस कार्यों के अंदर मंत्रियों एवं अमात्य की क्या भूमिका होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली भूमिका तो होती है विभिन्न विषयों को राजा के समक्ष रखना, ताकि उस पर निर्णय कर सके। जो भी राज्य के अंदर विषय है, जो भी राज्य की समस्याएं हैं, जो भी राज्य के अंदर नवीन विकास के जो मुद्दे हैं, या राज्य के अंदर जो जो कार्य करने हैं, अगर कोई पहले से कार्य हो रहे हैं, कोई व्यवस्था है उसको बंद करनी है, इस प्रकार के निर्णय और राज्य हित की जो बातें हैं वो मंत्रियों को ले जाकर के राज्य के सामने रखनी चाहिए और उनके ऊपर अपनी तर्क वितर्क और अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे राजा उस पर क्या कर सके? निर्णय कर सके। विचारों के लिए उपस्थित हुए विषयों में निर्णय करने में राजा की सहायता करना। अगर देखो कोई मंत्री ला करके कोई विचार रख रहा है, तो अन्य मंत्री क्या करेंगे? उसके ऊपर सब अपनी अपनी राय देंगे, सब अपनी अपनी राय देंगे, क्योंकि राज्य के अंदर जो सबसे उच्च दर्जे के जो लोग होते हैं, जिसके ऊपर राजा सबसे ज्यादा विश्वास करता है, वो मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों को क्या करना चाहिए? उसके ऊपर अपनी राय देनी चाहिए कि भाई हाँ, ये कहाँ तक ये कार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या फर्क होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, इत्यादि आदि बातें राजा को बताना चाहिए। राजा द्वारा यदि कोई निर्णय कर लिया गया हो तो उसका मूल्यांकन करके उस निर्णय की पुष्टि करना अथवा खंडित करना, ताकि मंत्री के परामर्श से आश्वस्त होकर राजा दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर सके। अब राजा कोई निर्णय कर रहा है, ठीक है ना, तो और या राजा ने कोई निर्णय कर लिया, तो या तो क्या करना? उनका मूल्यांकन करना कि भाई हाँ, राजा ने कहा कि ये कार्य होना चाहिए, हम अपने राज्य के अंदर लोगों के लिए कोई महल बनवा रहे हैं, कोई सड़क बनवा रहे हैं, कोई कुआं खुदवा रहे हैं, या लोगों के ऊपर कर कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी राजा कार्य करना चाहता है, तो सब मंत्रियों को क्या करना चाहिए कि सब अपनी अपनी राय रखे, उनका मूल्यांकन करेगा। हाँ, इस कार्य को करने से राज्य में फायदा इतना होगा, नुकसान इतना होगा, और अगर उसको सही दिशा, सही कार्य है तो उनका समर्थन करना, और अगर खराब हो रहा है, उससे राज्य का नुकसान होने वाला है, जनता का नुकसान होने वाला है, कोष का नुकसान होने वाला है, धन नष्ट होने वाला है, ज्यादा फायदा मिलना नहीं वाला है, तो फिर राजा को ऐसे कार्य करने से उनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करने से कुछ खास फायदा नहीं है। क्योंकि मंत्री, सारे के सारे मंत्री जब राजा को परामर्श देते हैं, सब अपनी अपनी बात राजा को बताते हैं, तब राजा एकदम दृढ़ता पूर्वक कोई भी निर्णय ले सकता है। इसके अलावा किसी बात पर मतभेद होने पर ऐसा परामर्श देना कि कोई संशय न रह जाए। अब कई बार क्या होता है कि आपस में सारे हाथ की सारी अंगुलियां भी एक जैसी नहीं होती हैं, तो सारे के सारे जो मंत्री होते हैं उन सब के विचार समान नहीं होते हैं। सभी मंत्रियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, राजा एवं मंत्रियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि सबको मिलकर के कोई एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे किसी को कोई समस्या न हो। राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करना, और राजा मंत्रियों की सलाह से जो निर्णय ले रहा है, जो कार्य कर रहा है, उनको क्रियान्वित करना, उनको जमीनी स्तर पर ढालना, ये जो कार्य होता है वो किसका होता है? मंत्रियों का होता है। अब बात आती है कि मंत्रियों के लिए योग्यता है। मंत्रियों के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो पहली योग्यता तो वो बताता है स्वदेश में जन्म। मंत्री जो है वो उसी राज्य का होना चाहिए, क्योंकि उसी राज्य का होगा तो उनके अंदर राष्ट्रवाद जो है वो बड़ी मात्रा में हो, उद्वता एवं गंभीरता, वो अपने विषय का विद्वान होना
आवश्यक है। इसके अलावा कार्य कुशलता, वो कार्य कुशलता होना चाहिए। ओजस्वी वक्तव्य देने की क्षमता, ओजस्वी यानी कि अपनी बात को जनता के सामने इस प्रकार से रखे कि जनता उस कार्य को करने के लिए, बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। उत्साह व प्रभावशीलता, उत्साही होना चाहिए, आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व उस मंत्री का होना चाहिए। अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, जल्दी से जल्दी उसको लगे ना कोई सी भी बात के ऊपर, वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा पवित्र आचरण, उसका पवित्र आचरण होना चाहिए, ठीक है ना, आचरण पवित्र होना चाहिए। उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो मन मस्तिष्क के सने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, राजभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रवादी व्यक्ति होना चाहिए, देश प्रेम उसके अंदर होना चाहिए, देश के आगे कुछ नहीं। शारीरिक व मानसिक क्षमताओं से संपन्न होना चाहिए, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से संपन्न और जो है सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। लोकप्रिय होना चाहिए, जड़ता एवं चपलता का अभाव होना चाहिए, किसी भी बात के ऊपर ठूंठ की तरह अडिग रहने वाला, ठीक है ना, जिद्दी स्वभाव का, चपलता, चापलूसी करने वाला, इधर की उधर करने वाला जो व्यक्ति है उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति जो है वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी जो है मंत्री परिषद में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। मंत्रियों पर नियंत्रण या मंत्रियों की परीक्षा, मंत्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए या मंत्रियों की परीक्षा, तो अभी मैंने वो बातें तो आपको बता दी थी, ठीक है ना, कि भाई मंत्रियों को लेने से पहले मंत्रियों की, तो एक पहला है धर्मोपदा, अर्थात धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करना, यानी धार्मिक कार्यों से संबंधित, उसको धर्म से संबंधित मामले में देखना, हाँ वो धर्म के प्रति आस्थावान है या धर्म को छोड़ रहा है। तो एक तो धर्म के द्वारा उसकी परीक्षण करना, दूसरा है कामोपद्या, स्त्री समागम के अवसर उपस्थित करने के द्वारा उसके चाल चलन का परीक्षण करना, उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना कि वो अन्य स्त्रियों के चक्कर में पड़ता है या नहीं है। अगर वो स्त्री समागम से दूर रहता है तब उसको समझना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति है। अर्थोपदा, गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ दिखाकर उसके आचरण की परीक्षा, रिश्वत देने की वगैरह कोशिश करना और जांच करना कि ईमानदार व्यक्ति है या नहीं है। इसके अलावा भयोपदा, भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करने द्वारा मंत्री की निष्ठा का परीक्षण। वही मैंने आपको बताया ना कि उसकी जान की बाजी लगी हुई है, उसके परिवार की बाजी लगी हुई है, उसके धन संपत्ति की हानि होने वाली है। इस प्रकार की परीक्षा लेकर के उसको क्या करना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। तो ये मंत्रियों की परीक्षा लेने के या मंत्रियों को मंत्री बनाने से पहले उनके लिए जाने वाली कुछ योग्यताएं थी, ठीक है। तो हमने अमात्य के बारे में बात की, 2 क्लासें हम इसके ऊपर और बनाएंगे। एक अब उनके बचे हुए न्याय के ऊपर, दंड के ऊपर, सारे के सारे राजनीतिक विचार और उनके सामाजिक विचार, इनके कौटिल्य के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।